बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जेई एडवांस्ड का 2019 का पेपर 2 का सेक्शन 1 के अंदर मल्टीपल चॉइस करेक्ट क्वेश्चंस आए थे। अब इन क्वेश्चंस को करने का पर्पस ये होता है कि हमें समझ में आता है कि जेई हर साल किस तरीके के क्वेश्चंस हमसे पूछता है, और अगर हमें इन सारे क्वेश्चंस के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा भले से सॉल्यूशन देखने के बाद भी, तो भी हम आने वाला जो जेईई अटेम्प्ट है एडवांस्ड का पेपर होगा वो हमारे लिए काफी हद तक हमारे बाउंड्रीज के अंदर रहेगा। चलिए शुरू करते हैं। A thin and uniform rod of mass m, length L is held vertical on a floor with large friction. The rod is released from rest so that it falls by rotating about its contact point with its floor without slipping. Which of the following statement is or are correct when the rod makes an angle of 60 degree with the vertical? हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वर्टिकल से एंगल बोल रहा है, एंगुलर स्पीड के बारे में कमेंट करना है, एंगुलर एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना है, रेडियल एक्सेलरेशन के बारे में कमेंट करना है, एंड नॉर्मल रिएक्शन के बारे में करना है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। सो लेट अस से ये है हमारी फ्लोर। इस फ्लोर पे इनिशियली मेरे पास जो रॉड है वो कैसी है, वर्टिकल है एज गिवन इन द क्वेश्चन। सो हमने कहा भाई ये वर्टिकल रॉड है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, ये गिरी और कितने एंगल पे आ गई, 60 डिग्री एंगल पे आ गई। तो चलिए वही बनाते हैं हम लोग। सो जब ये गिरेगी तो क्या ये इस तरीके से गिरने लगेगी, और मैं कहता हूं कि भाई ये जब गिर रही होगी तो इसका जो एंगल होगा दैट वुड बी 60 डिग्री, करेक्ट। अब ये जो 60 डिग्री एंगल पे गिर रही है, क्या मैं कह सकता हूं कि भाई अगर इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, ठीक है ना, तो क्या मैं कहूंगा कि भाई इसके सेंटर ऑफ मास में कुछ गिरावट आई होगी, ओरिजिनल सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं रहा होगा, करेक्ट। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई ये वाली जो लेंथ है, ये वाली लेंथ, इसको मैं O से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं A से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको मैं B से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई यहाँ से ये जो सीधी लाइन जा रही है इसको ऐसे बनाता हूँ मैं, फिर ये यहाँ पे इस तरीके से, और ये परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है ना। ये है पॉइंट A, ये है पॉइंट B, ये है पॉइंट O, ये है परपेंडिकुलर, और यहाँ से इसका सेंटर ये वाला पॉइंट C। सो क्या मैं कह सकता हूँ जो रॉड नीचे गिरी यानी सेंटर ऑफ मास वर्टिकली कितना नीचे आ गया होगा, इसका हम कहेंगे वर्टिकली इतना नीचे आया होगा। अब ये डिस्टेंस है L/2, दिस एंगल इज 60 डिग्री, तो क्या ये जो नीचे गिरा वो L/4 आ गया OB की वैल्यू, दैट मींस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, L/4 अगेन, करेक्ट, L/2 माइनस ऑफ L/4। तो ये तो हमें समझ में आया कि रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना नीचे गिरा। अब क्वेश्चन में हमसे बहुत सारी चीजें पूछी गई है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं एंगुलर एक्सेलरेशन से। सो क्या मैं कह सकता हूं इस रॉड पे नीचे की तरफ लग रहा है mg, क्या रॉड पे नीचे की तरफ लगेगा mg, बिल्कुल लगेगा। अब इस टॉर्क जो फोर्स होगा उसके अंदर टॉर्क लगेगा। सो कैन आई से टॉर्क अबाउट पॉइंट O इज इक्वल टू mg, ये वाला 60 है तो ये वाला एंगल भी 60 है, mg sin 60 डिग्री। इसी को मैं थोड़ा सा ढंग से लिखूं तो क्या लिखूंगा, I इंटू अल्फा इज इक्वल टू mg इंटू साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। क्या मुझे पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रॉड अबाउट वन ऑफ इट्स एंड इज ml²/3, यानी कैन आई राइट डाउन दैट अल्फा इज इक्वल टू 3√3 अपॉन क्या लिखेंगे, m से m कट जाएगा, और क्या आएगा इंटू जी। अच्छा यहाँ पे L भी तो आएगा, L कैपिटल L आएगा, ओके। और क्या लिखें, अपॉन 2 इंटू L। ये तो आ गया मेरे पास अल्फा की वैल्यू। क्या ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो गिवन ऑप्शन है उसमें से मैच कर रहा है कि देखिए, एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं कर रहा, यानी ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो अब मैं कहता हूँ कि चलिए ठीक है, ये ऑप्शन तो हो गया हमारा गलत। अब इफ आई आस्क, इफ आई से सो दैट मैं कोशिश करता हूँ एंगुलर एंगुलर वेलोसिटी निकालने की, तो क्या मैं एनर्जी कंजर्वेशन से कह सकता हूँ कि जितनी रॉड नीचे आई, कितनी नीचे आई, mg
L/4, यही इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी रॉड के पास। So can I write down this as m into g into L/4 is equal to half into m into L square by 3 into omega square। करेक्ट है क्या? देखिए भाई m और l ऊपर वाले ml से एक एक बार तो खत्म हो जाएंगे, ठीक है ना। और क्या लिखे हम? और लिखेंगे हम लोग 2 से ये खत्म कर देते हैं, 2 आ जाएगा यहाँ पे। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई एक m एक इससे खत्म, तो मेरे पास क्या बचेगा 3/2 into g by L is equal to ओमेगा स्क्वायर। implies क्या? ओमेगा is equal to अंडर रूट ऑफ 3g/12। ये मेरे पास एंगुलर वेलोसिटी की वैल्यू आ गई। देखिए भाई ये मैच हो रहा है क्या? बिल्कुल ये वाला सही हो जाएगा। अब बात करते हैं रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ द रॉड सेंटर की। ये आसान है पहली चीज है ना, तो पहले ये वाला देख लेते हैं। तो ऑप्शन थर्ड की बात करें हम लोग, तो ये वाला हमने किया फर्स्ट के लिए सॉल्व, ये वाला किया हमने सेकंड के लिए सॉल्व, और ये वाला हम लोग कर रहे हैं थर्ड के लिए सॉल्व, रेडियल एक्सेलरेशन। सो रेडियल एक्सेलरेशन कितना होगा? अल्फा इंटू L/2। किस तरफ होगा ये होगा इस तरफ, अल्फा इंटू L/2। लेकिन अल्फा की वैल्यू तो 3√3/12 है इंटू L/2। देखिए भाई क्या ऐसा ही कुछ आ रहा है क्या? देखिए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास ओमेगा स्क्वायर इंटू L/2। अब देखो ये तो होता है हमारा टेंजेंशियल, और इस तरफ जो जाएगा वो होगा रेडियल, करेक्ट। ओमेगा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 3g/12 के अंडर रूट का स्क्वायर into L/2, and that would be equal to 3g/4। देख लो क्या इतना एकदम क्लियर है। चलिए ऑप्शन की बात करें तो बिल्कुल ये भी सही हो जाएगा। चलिए फाइनल ऑप्शन पे आ गए हम लोग। सो फाइनल ऑप्शन भी एक बार देख लेते हैं कि वो सही है कि गलत। सो फोर्थ ऑप्शन की बात कर रहे हैं हम लोग। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोलता है हमें? तो नॉर्मल रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। चलिए तो थोड़ा सा डायग्राम को फिर से ड्रॉ करते हैं, ज्यादा फोर्सेज इन्वॉल्व हैं इस बार अपने पास, सारी फोर्सेज ही हैं इनफैक्ट। तो मैंने कहा कि जब ये रॉड ऐसी है तो इस पे जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा होगा वो तो सरफेस के परपेंडिकुलर लग रहा होगा, बिल्कुल सही बात है। तो मैंने कहा ये लगेगा इसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, करेक्ट। अब हमने कहा कि भाई इस पे एक mg भी तो लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा, वो लग रहा होगा नीचे। वेरी गुड। अब क्या करेंगे? हम कहेंगे कि इस पे दो एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक तो लग रहा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक लग रहा है रेडियल एक्सेलरेशन। क्या मुझे पता है ये वाला एंगल है 60 डिग्री और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री। सो कैन आई राइट डाउन दैट कि भाई ये जो बॉडी है ये किस तरफ आ रही है? ये आ रही है किस तरफ? नीचे की तरफ। सो कैन आई से कि mg माइनस ऑफ n इज इक्वल टू m इंटू ar into cos of 60 plus at into sin of 60 डिग्री। देख लीजिए क्या ये हो रहा है क्या? सो अब क्या लिखेंगे हम लोग? चलिए सॉल्व करते हैं इसको। सो कैन आई राइट डाउन दिस एज mg माइनस ऑफ n इज इक्वल टू m इंटू ar cos 60। ar की वैल्यू कितनी निकाली हमने? 3g/4। सो 3g/4 cos 60 की वैल्यू होती है हाफ। at कितना होता है? अल्फा इंटू L/2, यानी कितना? 3√3g/12 इंटू L/2 इंटू √3/2 आ जाएगा। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं हम फटाफट। सो mg माइनस ऑफ n इज इक्वल टू m टाइम्स 3g/8 प्लस कितना? 9/2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8 g/8। एक बार देख लीजिए फटाफट। हाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सो यहाँ पे 9g/8। अच्छा एक चीज रह गई हमारी ना, यहाँ पे L/2 आना चाहिए और यहाँ पे आएगा 4। अगर यहाँ पे 4 आएगा तो ऑफ कोर्स यहाँ पर भी 4 हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 16। ठीक है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो व्हाट डू आई गेट? आई गेट द वैल्यू एज mg माइनस ऑफ
9 and 6 is what? 15, right? So 15 mg by 16, that would give me the value of n, which is mg upon 16. क्या ये मैच हो रही है क्या? बिल्कुल ये मैच हो रही है. Hence the final answer becomes option A, option C and option D. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे. A block of mass 2m is attached to a massless spring with spring constant दे रखा है K. The block is connected to two other blocks जिनकी masses m and 2m given है. The acceleration of the blocks are a1, a2 and a3 as shown in the figure. The system is the extension of the spring is x0. Which of the following options is or are correct? तो हमें out of these options कौन से सही हैं कौन से गलत हैं ये बताने हैं. चलिए एक बेसिक कांस्टेंट रिलेशन की इक्वेशन तो हम यहीं पे लिख सकते हैं. क्या है इक्वेशन? क्या मैं कह सकता हूं कि अगर ये a1 से रस्सी जा रही है नीचे की तरफ तो क्या मैं कहूंगा ये पुली भी a1 से नीचे जाएगी. तो अकॉर्डिंग टू द कांस्टेंट्स कैन आई राइट डाउन दैट 2 या यूं कहें a1 is equal to a2 plus a3 divided by 2. Correct or not? So 2 times a1 is equal to a2 plus a3. इसका मतलब a2 minus of a1 is equal to a1 minus of a3. ये मेरा क्या आ गया? ये मेरी बेसिक कांस्टेंट रिलेशन से एक एक्सप्रेशन निकाल दिया which is matching with option 4. यानी option 4 क्या हो गया? सही हो गया. अब बात करते हैं बाकी चीजों की. अच्छा एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं इस पूरे सिस्टम को एक सिस्टम की तरह एज्यूम कर लूं तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो भी टेंशन यूं कहूं जो भी इस पूरे सिस्टम का मास होगा उसको मैं एक सिंगल मास की तरह डिनोट कर सकता हूं. चलिए कोशिश करते हैं. सो क्या मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो टोटल ऊपर की तरफ टेंशन लग रही होगी, या पहले इस वाली टेंशन की बात कर लेते हैं, वो होगी T अपॉन G डैश इज इक्वल टू 2 टाइम्स M इंटू 2M अपॉन 3M. यस और नो? और अगर यहाँ पे टेंशन T और यहाँ पे टेंशन T लग रही है तो यहाँ पे कितनी टेंशन लगेगी? 2T लगेगी. तो क्या मैं कह सकता हूँ 2T अपॉन G डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे आया था 4 ऊपर की तरफ, सो 8M बाय 3. देख लो भाई क्या ये वाली समझ में आ रही है? अगर ये समझ में आ गई तो दिस इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ दिस कंप्लीट सिस्टम. क्या इतना भी क्लियर है? अगर इतना क्लियर है तो अब हमारे लिए क्वेश्चन सॉल्व करना थोड़ा आसान हो जाएगा. कैसे आसान हो जाएगा? देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि x0 की वैल्यू निकालो. अब x0 की वैल्यू क्या है? x0 है वह पोजीशन जहां पे मैक्सिमम एक्सटेंशन हो रहा है स्प्रिंग का. अब मैक्सिमम एक्सटेंशन कब होता है? जब ये सारे के सारे ब्लॉक्स रुके होंगे और फिर वापस से रिबाउंड करने वाले होंगे. मानते हो ये बात? अगर मानते हो तो एक थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं हम लोग कहते हैं अकॉर्डिंग टू कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उस समय पे जब ये सबसे ज्यादा एक्सटेंड हो रखी होगी स्प्रिंग, तो इसके अंदर जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो कितनी होगी? हाफ ऑफ k टाइम्स x0 स्क्वायर. करेक्ट. और ये किसके बराबर होगी? ये बराबर होगी जो पोटेंशियल एनर्जी का ड्रॉप हुआ है उस मास के अंदर, इक्विवेलेंट मास के अंदर, व्हिच इज 8m/3. तो क्या मैं लिख सकता हूं 8m/3 इंटू जो भी g है उसका इंटू x0. यही समझ में आया? सो कैन आई राइट डाउन द वैल्यू ऑफ x0 एज, कितनी लिखूंगा भाई? 3/16. अच्छा k की वैल्यू में दे रखी है क्या? k के बारे में हमें कुछ भी नहीं कह रखा. ठीक है भाई. तो मुझे निकालना क्या है? मुझे x0 तो निकालना है. मुझे निकालना है x0. सो दिस बिकम्स 16 mg अपॉन 3k. तो ये वाली वैल्यू आती है हमारे पास. अब जैसे ही हमारे पास ये वाली वैल्यू आई हमने कहा भाई ये ऑप्शन तो गलत हो गया. करेक्ट. Now let us proceed further. When spring achieves an extension of x0 by 2 for the first time, the speed of the block connected to the spring is this much. अगर x0 by 2 की बात कर रहे हैं तो क्या मैं कहता हूं अगर मैक्सिमम एक्सटेंशन ही x0 है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगी? क्या वो इक्विलिब्रियम पोजीशन होनी चाहिए x0 by 2? क्या इतना समझ में आया? और x0 by 2 पे वेलोसिटी के बारे में कमेंट कर रहा है ये. ठीक है ना? स्पीड की बात है तो कितनी होती है? ये तो मैक्सिमम होती है. कितनी वैल्यू होगी? ओमेगा इंटू ए.
ए क्या है, एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है भाई, निकाल के देखते हैं क्या है वो, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे उसको, देखिए ओमेगा, ओमेगा को कैसे लिखेंगे हम लोग, सो ओमेगा को क्या मैं लिख सकता हूँ, के अपॉन टोटल मास, टोटल मास कितना है, एक तो 2m वाला ये वाला है और एक 8m/3 वाला है, सो क्या मैं लिखूंगा 2m प्लस 8m/3 इनटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है x0/2, करेक्ट। सॉल्व करें इसको, सो ऑन सॉल्विंग कितना आ जाएगा, ये 2m प्लस 8m/3 कितना हो गया, ये 6 14m, सो 3k अपॉन 14m का अंडर रूट इंटू x0/2 विच इज 8 टाइम्स mg अपॉन 3k, करेक्ट। ठीक है, तो ये वैल्यू है मेरे पास किसकी, v मैक्स की। इसको थोड़ा सा चाहे तो हम सॉल्व भी कर सकते हैं, वैसे क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, ऊपर नीचे 3 नीचे आ जाएगा, चलिए छोड़िए क्या फर्क पड़ रहा है, देख लेते हैं ये मैच होगा नहीं होगा हमारे पास, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा, ये मैच नहीं हो रहा है हमारे पास। अब बात करते हैं ऑप्शन सी की, एट एन एक्सटेंशन ऑफ x0/4 ऑफ द स्प्रिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। अब हमें ये पता है कि स्प्रिंग जो है वो ऑसिलेट कर रही है विद द हेल्प ऑफ, वो एसेशन कर रही है बेसिकली, राइट, ऑसिलेशन के अंदर भी। सो क्या मैं कह सकता हूँ एक्सेलरेशन एट x इज इक्वल टू x0/4, कितना पोजीशन है, मीन पोजीशन से कितना डिस्टेंस है, x0/4 का। सो क्या मैं लिख सकता हूँ, दिस इज ओमेगा स्क्वायर इनटू x व्हिच इज इक्वल टू, ओमेगा स्क्वायर कितना है भाई, ओमेगा स्क्वायर है मेरे पास 3k अपॉन 14m का अंडर रूट का स्क्वायर इनटू x0/4 which is equal to 3k अपॉन 14 का m इंटू 4mg/3k, तो m से m खत्म, k से k खत्म, 3 से 3 खत्म, what is left with me 2g/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लेते हैं वही ऑप्शन है क्या ये, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे ए बी सी तीनों गलत हो गए, करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक स्मॉल पार्टिकल है जिसका मास है m, it is moving inside a heavy hollow and straight tube along the tube axis undergoes elastic collisions at two ends. The tube has no friction and it is closed at one end by a flat surface while the other end is fitted with a heavy movable flat piston as shown in the figure. When the distance of the piston from closed end is L0, the particle speed is V0. The piston is moved inwards at a very low speed V such that V is very less than dl/L into V0. Where dl is the infinitesimal displacement of the piston, which of the following statements is or are correct? अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, सोच के देखिए। क्या सबसे पहले मुझे समझ में आ रहा है कि ये जो पार्टिकल है ये जाएगा पिस्टन से टकराएगा फिर वापस से लौट के आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो पिस्टन है उसके लिए पार्टिकल बहुत चुना सा मुन्ना सा छोटा सा हिस्सा है, लेकिन पिस्टन तो कहता है भाई मैं तो बहुत बलवान हूँ, मेरे को क्या बदलेगा ये, तो क्या पिस्टन की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए। अगर पिस्टन की वेलोसिटी सेम रहनी चाहिए तो इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी ऑफ पिस्टन सेम रहेगी। तो मैं थोड़ी देर के लिए मानता हूँ कि ये वाला पार्टिकल को मैं 1 नाम दे रहा हूँ और इस पिस्टन को 2 नाम दे रहा हूँ। तो क्या मैं कह सकता हूँ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होता है वो होता है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। मैं मान लेता हूँ पार्टिकल 1 जब पीछे की तरफ आएगा तो उसकी वेलोसिटी v डैश होगी और पार्टिकल 2 की वेलोसिटी तो भाई कांस्टेंट है जो कि है v ही है ना, कितने से चल रही है। तो पिस्टन इज मूव्ड विद अ लो स्पीड कैपिटल V, ठीक है ना। तो क्या मैं इसको मैं स्मॉल v से रिप्रेजेंट करूंगा, तो क्या मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होगी, वो होगी v डैश नेगेटिव में माइनस कैपिटल V, करेक्ट, होल अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच व्हिच इज व्हाट, व्हिच इज v, है ना, इस तरफ जा रहा है माइनस कैपिटल V। क्या इतना एकदम क्लियर है। अच्छा ये 2 - 1 करते हैं बेटा, क्या कर रहे हैं हम v, सो माइनस ऑफ v डैश, क्या इतना समझ में आया। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई v डैश की वैल्यू जो है वो है स्मॉल v प्लस कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल v प्लस 2v। तो चेंज कितना आया, चेंज आया 2v का, तो ये वाला ऑप्शन आपका सेकंड वाला ऑप्शन तो सही हो गया। अब बात करते हैं हम, अच्छा ये और ये ऑटोमेटिकली थोड़ा गलत हो गया। अब बात करते हैं रेट एट विच पार्टिकल स्ट्राइक्स द पिस्टन, ठीक है। तो क्या मैं कहता हूं कि पार्टिकल हर कुछ दूरी में
जाएगा, टक्कर मारेगा, वापस आ जाएगा, फिर टक्कर मारेगा, फिर वापस आ जाएगा, फिर टक्कर मारेगा, फिर वापस आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। अब जब ऐसे चल रहा है तो क्या मैं कहता हूँ उसकी कुछ ना कुछ फ्रीक्वेंसी होगी टक्कर मारने की। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालूंगा? फ्रीक्वेंसी होता है 1 बाय टाइम पीरियड। तो क्या फ्रीक्वेंसी को मैं कहूंगा जितनी भी स्पीड से वो चल रहा है अपॉन जितनी डिस्टेंस कवर कर रहा है, करेक्ट? सो कैन आई राइट डाउन ओवर हियर दैट जो फ्रीक्वेंसी हम बात कर रहे हैं उसको लिख रहा हूं मैं। सो क्या मैं कहूंगा कि फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v अपॉन 2x, जहां पे x क्या है? x किसी भी समय पे पिस्टन और x इज इक्वल टू 0 के बीच की दूरी है। x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू कुछ जहां पे पिस्टन प्रेजेंट है उसकी दूरी है, ठीक है? सो कैन आई से दैट f इज इक्वल टू v अपॉन 12 व्हेन t इज इक्वल टू 0, शुरुआत के अंदर जब था, करेक्ट? अब मैं क्या लिख सकता हूं कि भाई अब क्या हम बोल सकते हैं कि ये तो आ गया फ्रीक्वेंसी और ये किसी एक पर्टिकुलर टाइम जब 0 था यानी इनिशियली जो फ्रीक्वेंसी है। लेकिन अगर मुझसे कोई पूछे कि रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होनी चाहिए, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड होनी चाहिए जितनी बार भी टक्कर मारेगा उतनी बार उसकी स्पीड 2v से बढ़ जाएगी। तो क्या मैं कहूंगा f इंटू 2v होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सो क्या मैं लिख सकता हूँ कि भाई dv इज इक्वल टू f की वैल्यू लिख रहा हूँ वो v अपॉन 2x इंटू 2 इंटू v dt, करेक्ट? अब इसको कैन आई राइट डाउन इस तरीके से कि dv अपॉन v इज इक्वल टू, इस टर्मिनोलॉजी को क्या मैं लिखूं? माइनस ऑफ dx। क्यों माइनस? क्योंकि x कम हो रहा है। सो माइनस ऑफ dx अपॉन x। अब मैं इसको इंटीग्रेट करने वाला हूं, कहां से कहां तक? मैं कहूंगा जब x की वैल्यू l थी या l नॉट थी तब वेलोसिटी थी v नॉट, और जब किसी डिस्टेंस l पे आ गई, तब वेलोसिटी हो गई v, करेक्ट? सो कैन आई राइट डाउन फ्रॉम हियर v अपॉन v नॉट इज equal to L naught upon L, implies V is equal to V naught L naught upon L। क्या इतना समझ में आया? अगर इतना समझ में आ गया तो रेट एट विच पार्टिकल्स स्ट्राइक द पिस्टन ये गलत हो जाएगा। हमें अब निकालना है कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। चलिए वो भी कर लेते हैं हम लोग। सो क्या मुझे पता है कि वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू L नॉट है, कितनी है भाई? v नॉट है, और v नॉट ही है ना, ठीक है। एंड वेलोसिटी, इसको अपन थोड़ा डिफरेंट कलर से लिखते हैं, एंड वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू L नॉट बाय 2 कितना है? L नॉट बाय 2 पे कितना आएगा भाई? 2 टाइम्स v नॉट। सो क्या मैं कह सकता हूं काइनेटिक एनर्जी एट L नॉट बाय 2 होनी चाहिए हाफ ऑफ m इंटू 2v नॉट का स्क्वायर, that gives me 2 times mv naught का स्क्वायर। Similarly, can I also write down कि जो काइनेटिक एनर्जी है एट एल नॉट वो होनी चाहिए हाफ ऑफ m इंटू वी नॉट का स्क्वायर। और अगर मैं इसको डिवाइड करूं किससे किसको करें भाई? फैक्टर ऑफ 4, ठीक है भाई। सो काइनेटिक एनर्जी एल नॉट बाय 2 अपॉन काइनेटिक एनर्जी एल नॉट, इसकी वैल्यू कितनी आती है? 2 टाइम्स एम वी नॉट स्क्वायर अपॉन 1 बाय 2 एम वी नॉट स्क्वायर, दैट गिव्स मी 4। हेंस ऑप्शन 4 भी सही हो जाएगा। यानी इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने ऑप्शन सही हो गए? ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इज गिवन विद दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन, इज हेल्ड फिक्स्ड एट द ओरिजिन O in the presence of a uniform electric field जिसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है? E नॉट गिवन है। If the potential is constant on a circle of radius r centered at the origin as shown in the figure, the correct statement क्या होगा? ये बताना है हमें। अब हमें क्या बोला गया कि ये जो है, ठीक है,
पोटेंशियल इज कांस्टेंट। पोटेंशियल इज कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि ये सर्कल जो है इक्विपोटेंशियल है। इसका मतलब इस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी, परपेंडिकुलर होंगी। सो क्या मैं कह सकता हूं पॉइंट ए पे इस डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी होनी चाहिए और जिसकी वैल्यू होनी चाहिए 2kp अपॉन आर क्यूब। मानते हो ये बात? और पॉइंट बी पे टेंजेंशियली इस तरफ होनी चाहिए और वो होनी चाहिए कितनी, के पी अपॉन आर क्यूब, कैपिटल आर क्यूब। क्या इतना समझ में आया सब जनों को? अब क्वेश्चन के हिसाब से इस सरफेस, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए। सो क्या मैं कह सकता हूं यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होनी चाहिए एक्सटर्नल वाली, वो इस तरीके से होनी चाहिए ताकि वो केपी अपॉन आर क्यूब को कैंसिल आउट कर दे, और इस डायरेक्शन में भी इसी तरफ होनी चाहिए। क्या ये समझ में आया? अगर ये आ गया तो क्या मैं लिख सकता हूं कि भाई दिस इज फॉर श्योर कि ई नॉट kp बाय आर क्यूब के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये एक दूसरे के बराबर नहीं हुए तो कुछ ना कुछ फील्ड रह जाएगी किस डायरेक्शन में, टेंजेंशियल डायरेक्शन में इस सर्कल के अराउंड, एंड व्हिच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो r की वैल्यू कितनी आएगी भाई, kp अपॉन कितना लिखूं, ई नॉट। इसको थोड़ा सा और ढंग से मैं एक्सप्रेस करता हूं, k को 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख के तो मैं क्या कहूंगा, जब p नॉट बोल देता हूं उसको मैं, है ना। सो p नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई नॉट की पावर कितनी, 1/3। क्या इतना समझ में आया? ये तो वैल्यू किसकी आ गई, r की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है हमें, अब ये तो किसकी वैल्यू आ गई भाई, r की वैल्यू आ गई। अब क्या करना है, ये तो पहला ऑप्शन सही हो गया। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए निकालनी है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए होनी चाहिए 2 टाइम्स k p नॉट अपॉन r क्यूब प्लस ऑफ e नॉट, विच इज इक्वल टू कितना आएगा भाई, 3 टाइम्स k p नॉट अपॉन r क्यूब। अभी किस डायरेक्शन में आएगा, ये उसी डायरेक्शन में आएगा जिस डायरेक्शन में डाइपोल था, यानी i कैप प्लस j कैप अपॉन, देख लीजिए। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या, √3 अपॉन √2 टाइम्स ई नॉट आई कैप प्लस जे कैप। देख लो, अब इसको मैं मैच करूंगा तो ये गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट बी 0 है क्या, बिल्कुल सही बात है। द मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी सेम। क्या बोला है, मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल विल बी सेम। जरूरी है क्या, सोच के देखो, जरूरी है क्या ये? तो क्या होगा भाई, आप सोच के देखो, अगर मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैग्नीट्यूड हो भी सकता है सेम हो भी सकता नहीं हो, हेंस ये गलत हो जाएगा। द करेक्ट आंसर वुड बी ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो फिफ्थ की बात कर लेते हैं हम लोग। एक मिक्सचर है आइडियल गैस का which contains 5 moles of monatomic gas, 1 mole of rigid diatomic gas initially at a pressure of P0, V0 and T0। गैस मिक्सचर को हमने एडियाबेटिकली कंप्रेस किया टू अ वॉल्यूम ऑफ V0/4। हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। करेक्ट, चलिए कोशिश करते हैं हम लोग सॉल्व क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है भाई 5 मोल्स ऑफ मोनोएटॉमिक। मोनोएटॉमिक कितना है, मोनोएटॉमिक यानी गामा की वैल्यू कितनी होती है भाई मोनोएटॉमिक में, जल्दी बताएं, 5/3। या फिर इसको लिख सकता हूँ Cp की वैल्यू 5r/2 एंड Cv की वैल्यू 3r/2। क्या इतना एकदम क्लियर है? अब अगर इतना एकदम क्लियर है तो क्या मैं लिखूंगा कि भाई अब 1 मोल जो है कौन सी गैस है, डाइएटॉमिक। डाइएटॉमिक का गामा कितना होता है 7/5। इसका Cp कितना होता है 7r/2 और इसका Cv कितना होता है 5r/2। क्या कोई मुझे गामा ऑफ मिक्सचर निकालने में हेल्प कर सकता है क्या? देखो कैसे निकालेंगे हम लोग। क्या हम कहेंगे गामा ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू Cp मिक्सचर अपॉन Cv मिक्सचर विच इज इक्वल टू 5 इंटू कितना लिखूंगा भाई 5r/2 प्लस 1 इंटू कितना लिखूं 7r/2। करेक्ट, अपॉन 5 इंटू 3r/2 प्लस 1 इंटू 5r/2।
अगर आपको ध्यान हो तो ये बेसिक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, N1Cp1 प्लस N2Cp2 अपॉन N1Cv1 प्लस N2Cv2। इसको इफ आई ट्राई टू सॉल्व, कितनी वैल्यू आती है, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो आई गेट दिस वैल्यू एज 8/5 व्हिच इज इक्वल टू 1.6 व्हिच इज द एडियाबेटिक कोएफिशिएंट ऑफ व्हाट मिक्सचर। तो सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस के बारे में बात करते हैं। अब मुझे क्या गिवन है क्वेश्चन के अंदर, मुझे गिवन है कि यहाँ पे हमने एडियाबेटिकली कंप्रेस किया, तो क्या मैं लिख सकता हूँ एडियाबेटिकली कंप्रेस करोगे तो P नॉट V नॉट टू द पावर गामा इज इक्वल टू P डैश इनटू V नॉट, कितना कंप्रेस किया, V नॉट बाय 4 कंप्रेस किया। गामा की वैल्यू हमें पता है 1.6 है, तो यहाँ से जब हम P डैश की वैल्यू निकालते हैं तो वो निकल के आती है 9.2 टाइम्स P नॉट। करेक्ट। अब ये क्या सही है क्या, द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस मिक्सचर आफ्टर कंप्रेशन इज यस, बिल्कुल सही बात है ये भी। चलिए अगले क्वेश्चन, अगले पार्ट की बात करते हैं। अब हम बोलते हैं कि अच्छा वर्क डन भी तो निकालना है हमें, तो क्या वर्क डन होता है P1 V1 माइनस P2 V2 अपॉन गामा माइनस ऑफ 1, जो कि किसके बराबर है, P नॉट V नॉट माइनस P2 कितना है 9.2 P नॉट इंटू V कितना है V नॉट बाय 4 होल अपॉन 1.6 माइनस ऑफ 1, यानी ये कितनी वैल्यू आ जाएगी भाई, सो P नॉट V नॉट डिवाइडेड बाय 0.6 और ब्रैकेट में मैं लिखूंगा कितना आएगा 4, 5.2 बाय 4। देख लीजिए ये नेगेटिव में आएगा, ये नेगेटिव में आएगा। सो अब क्या करें, हम कुछ कट भी ट्राई करिए। इसको काट सकता हूँ क्या 2 से मैं, बिल्कुल। सो 2 से इसको काटते हैं, इसको आ जाएगा 2.6, करेक्ट। चलिए तो क्या करेंगे अब हम, इसको 200 काट सकते हैं ना, तो 200 काट देते हैं तो कितना आ जाएगा 1.3। सो फाइनली वी हैव P नॉट V नॉट को मैं लिख रहा हूँ nRT0 इनिशियल वाला 13/6। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें पता है कितनी है, n की वैल्यू है 6 और ये नेगेटिव में है, सो आंसर आ जाएगा माइनस ऑफ 13 टाइम्स RT0 इज द नेट वर्क डन, क्या बोलेंगे, बाय द गैस, ऑन द गैस, ऑन द गैस हो रहा है क्योंकि नेगेटिव है, करेक्ट। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ये वर्क डन ड्यूरिंग द प्रोसेस इज दिस, वेरी ट्रू, करेक्ट। The average kinetic energy of the gas mixture after compression is in between 18 RT0 and 19 RT0. Average kinetic energy of the gas mixture. Okay, so क्या मैं कह सकता हूँ ये जो kinetic energy की बात कर रहा है ये कुछ और नहीं, ये तो सिर्फ और सिर्फ क्या है, क्या होती है भाई, इंटरनल एनर्जी। तो क्या मैं लिखूंगा यहाँ पे कि डेल्टा U इज इक्वल टू NCV इंटू T। अब यहाँ पे N की वैल्यू तो पता है, CV की वैल्यू भी पता है, लेकिन क्या हमें T की वैल्यू पता है क्या, नहीं पता ये। सो इसको हम सॉल्व करते हैं तो कितनी आएगी, T इंटू V की पावर गामा माइनस 1 इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो लिखते हैं भाई, सो T नॉट इंटू V नॉट की पावर गामा माइनस 1 यानी 0.6 इज इक्वल टू T इंटू V नॉट बाय 4 की पावर 0.6। सो यहाँ से अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो कितनी वैल्यू निकल के आती है, सॉल्व करिए भाई, तो यहाँ से निकल के आ गई 2.3 टाइम्स T नॉट। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया 6। अब CV कैसे लिखेंगे हम, थिंक अबाउट दिस, 1.6 यानी 8/5, 8/5 यानी 5R/3, ठीक है, इंटू 2.3 टाइम्स T नॉट। इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो दिस कैंसल्स आउट बाय 2 और ये आ गया मेरे पास 23R/T0 एज द फाइनल आंसर। क्या ये भी मैच हो रहा है क्या, देखिए भाई, नहीं ये मैच नहीं हो रहा, hence the final answer is option A, option C and option D। I hope आपको समझ में आ गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगले क्वेश्चन के अंदर क्या है, 3 ग्लास सिलेंडर्स हैं जिनकी लंबाई 30 सेंटीमीटर है, सेम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, are placed on a horizontal surface as shown in the figure। फर्स्ट सिलेंडर का फ्लैट टॉप है, सेकंड सिलेंडर का कॉन्वेक्स टॉप है, थर्ड सिलेंडर का कॉन्केव टॉप है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ टू कर्व टॉप्स आर सीन। अगर H1 H2 H3 अपरेंट डेप्थ्स हैं तो हमें बेसिकली कंपेयर करना है सबके बीच में। तो सबसे पहली चीज इस वाले की बात कर लेते हैं हम लोग। सो क्या मैं लिखूंगा फॉर फर्स्ट, क्या लिखूंगा भाई, अगर मैं ऊपर से देखूं ना तो ये ऑब्जेक्ट कहां पर है, H दूरी पे है, करेक्ट।
तो ये कहाँ पे दिखेगा? मैं कहूंगा कि डी डैश अपॉन डी इक्वल टू जिसमें रह गई अपॉन जिससे रह गई, जिसमें रह गई ऊपर गई 1, जिससे रह गई म्यू यानी 1.5। तो क्या मैं कहूंगा कि डी डैश की वैल्यू आनी चाहिए 2h/3। h की वैल्यू कितनी है बच्चों? 30। तो ये आ गई 20 सेंटीमीटर कितनी आसानी से। अब मैं सेकंड वाले केस की बात करता हूँ। सेकंड वाले में क्या हो रखा है? सेकंड वाले में सरफेस जो है वो कैसी गिवन है? कॉन्वेक्स टॉप गिवन है। अब जब कॉन्वेक्स टॉप गिवन है तो कैन आई राइट डाउन वो जो कर्व सरफेस वाला जो फॉर्मूला था, क्या लिखेंगे हम लोग? 1/v माइनस 1.5 अपॉन माइनस ऑफ h is equal to 1 minus of 1.5 अपॉन माइनस ऑफ r। r की वैल्यू कितनी है? 3 मीटर है भाई। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लेते हैं इसको। सो व्हाट डू वी गेट? यहाँ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू आएगी 20.628 ऐसा कुछ सेंटीमीटर के अंदर आएगी। ठीक है, अच्छा H3 के बारे में तो सिर्फ एक बेसिक कंपैरिजन ही पूछा हुआ है। अच्छा अब थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर मैं कहता हूँ कि रेज ऐसे गई इस पे तो क्या होगा? यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, हल्की सी रेज बेंड हो जाएंगी, तो यहाँ पे कहीं पे कुछ वैल्यू आती है। अगर मेरी रेज यहाँ जा रही है तो इसका ऑलरेडी एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी छोटा होगा, तो इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी इतना नहीं बढ़ेगा जितना बढ़ना चाहिए। ठीक है ना, तो हल्का सा यहाँ कहीं पे आ सकती है। इसकी बात करें तो इसका एंगल ऑफ इंसिडेंस काफी ज्यादा होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी ज्यादा होगा इनका भाई साहब का, तो ये बहुत ऊपर आएंगे। यानी क्या मैं कह सकता हूँ कि H3 सबसे छोटा होगा, फिर होगा H1 एंड फिर होगा H2। देख लीजिए भाई, अगर मैं इसको देखूं तो H2 is greater than H1 करेक्ट, H3 is greater than H1 ये गलत हो जाएगा, H2 is greater than ये सही हो जाएगा, और ये वाली वैल्यू गलत हो जाएगी। देख लीजिए 20.62 आ रहा है। H2 माइनस ऑफ ये क्या है? ये बेसिकली क्या है? ये है H2, यहाँ पे मैं H2 लिखता हूँ। ठीक है, तो करेक्ट आंसर बिकम्स ऑप्शन ए एंड ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं। एक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसमें सेपरेशन डी दे रखा है 0.3 mm। ठीक है, एंड स्क्रीन डिस्टेंस दे रखा है 1 मीटर। ओके, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट है जिसकी वेवलेंथ गिवन है 600 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन द स्लिट्स एट एन एंगल अल्फा एज शोन इन द फिगर। On the screen, the point O is equidistant from the slits and distance PO is 11 mm. Okay. Which of the following statements is correct? अच्छा, सबसे पहली चीज तो अपन थोड़ा दिमाग लगाते हैं। क्या मैं अगर यहाँ से परपेंडिकुलर खींचूं और यहाँ से भी परपेंडिकुलर खींच दूं तो क्या ये वाली लेंथ है d sin अल्फा, और अगर यहाँ से मैं इसका एंगल थीटा मान लेता हूं तो ये वाली लेंथ है d sin थीटा। बताइए भाई, अगर इतना क्लियर है सो कैन आई राइट डाउन कि भाई मेरे पास पाथ डिफरेंस आ चुका है which is equal to d times sin of alpha is equal to plus of d times sin of theta। अब अल्फा बड़ा छोटा है तो मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, छोटा तो थीटा भी है तो इसको मैं क्या करूंगा? कन्वर्ट कर दूंगा tan थीटा के अंदर और लिखूंगा d times y अपॉन कैपिटल D। अब ये जो ऑप्शन फर्स्ट है ये क्या कहता है? ऑप्शन फर्स्ट कहता है जब अल्फा की वैल्यू 0.36 बाय पाई हो जाए तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगा O पे। तो जब ऑप्शन ए की बात कर रहा हूं, अल्फा की वैल्यू गिवन है कितनी? 0.36 बाय पाई, और y की वैल्यू एट पॉइंट O कितनी है? 0 है। सो कैन आई राइट डाउन कि भाई डेल्टा x की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी है भाई? 0.3 mm। So this is 0.3 into 10 to the power minus of 3, ठीक है ना, into 0.36 by pi। अब इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि डिग्री के अंदर है एंड आई नीड टू कन्वर्ट दिस इनटू रेडियन, और जैसे ही मैंने इसको रेडियन में कन्वर्ट किया क्या आ गया मेरे पास? 2 है ना, 2 ऊपर की तरफ आ जाएगा, तो दिस वुड बी 0.6, ठीक है ना, इनटू 10 to the power minus of 6। अब अगर मैं इसको लैम्डा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, लैम्डा क्या है भाई? लैम्डा है 600 नैनोमीटर। 600 नैनोमीटर है 600 into the minus of 9, 10.6 into 10 to the minus of 6। क्या इतना समझ में आया क्या? यानी इसको मैं सॉल्व करता हूं तो क्या वैल्यू आती है? लैम्डा आती है। लैम्डा क्या है? लैम्डा तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, फर्स्ट इंटरफेरेंस हो रहा है। सो क्या मैं कहूंगा
कि भाई डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस नहीं हो रहा ओ पे, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है। सेकंड वाला, अल्फा जब 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पी पे। चलिए भाई चेक कर लेते हैं वो भी। ऑप्शन बी, जब अल्फा 0 है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। चलिए करते हैं, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू 0 प्लस डी की वैल्यू कितनी है, और डी की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन थी 0.3 mm, सो 0.3 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 इंटू y की वैल्यू गिवन है 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 3 होल अपॉन कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 1। So on solving this, we get this as 3.3 into 10 to the power minus of 6 upon 0.6 into 10 to the power minus of, क्या लिखूंगा भाई, 6। इसको मैं सॉल्व इनटू लैम्डा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, और ये आ जाएगा मेरे पास कितना हो गया भैया, 5.5 लैम्डा। ये क्या लिखा था, ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है। तो अभी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्वेश्चन में क्या बोला था, कंस्ट्रक्टिव हो रहा है, नहीं गलत है। चलिए अब थर्ड की बात करते हैं, जब अल्फा की वैल्यू इतनी ही है और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है पॉइंट पी पे। चलिए कोशिश करते हैं समझने की। सो सी के अंदर अल्फा की वैल्यू उतनी ही है 0.36 बाय पाई, और हमें क्या निकालना है, पॉइंट पी पे कितना वैल्यू है भाई, पॉइंट पी पे है हमारे पास 11 mm, करेक्ट। सो 11 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 मीटर। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, इस वाले केस में कितनी आई थी लैम्डा, और इस वाले केस में कितनी आई थी 5.5 लैम्डा, यानी ये कितनी हो गई 6 लैम्डा हो गई। यानी यहाँ पे कौन सा इंटरफेरेंस हुआ, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है ना भाई। ये ऑप्शन ठीक है ना भाई, हो जाएगा ये ऑप्शन। फ्रिंज स्पेसिंग डिपेंड्स ऑन अल्फा, नहीं भाई, फ्रिंज स्पेसिंग क्या होता है, फ्रिंज स्पेसिंग होता है बीटा लैम्डा टाइम्स कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, कैपिटल डी इसका मतलब ये भी डिपेंड्स ऑन अल्फा, गलत हो जाएगा। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन है, a free hydrogen atom after absorbing a photon of wavelength lambda a, ठीक है, इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग, gets excited from the state n is equal to 1 to the state n is equal to 4. Immediately after that, the electron jumps to n is equal to m state by emitting a photon of wavelength lambda e. Now the change in momentum of the atom due to the absorption and emission are delta PA and delta P respectively, और lambda a upon lambda e की वैल्यू हमें गिवन है। तो हमें काफी सारी वैल्यूज निकालने के लिए बोला गया है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई जब एब्जॉर्ब कर रहा है तो इसके लिए जो बेसिक वैल्यूज आएंगी वो आएगी 1 बाय 1 का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। सिमिलरली जब एमिट कर रहा है सो 1 अपॉन लैम्डा ऑफ एमिशन इज इक्वल टू r टाइम्स 1 बाय n का स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 का स्क्वायर। और यहां से क्या मैं लिख सकता हूं, क्योंकि लैम्डा a अपॉन लैम्डा e इज इक्वल टू 1 बाय 5 है, आई कैन राइट डाउन कि भाई ये वाली वैल्यू हो जाएगी 16 माइनस ऑफ क्या हो जाएगी n स्क्वायर अपॉन 16 n स्क्वायर इनटू क्या करेंगे अपॉन के अंदर क्या आएगा 4 4 16 15 अपॉन 16, सो 15 अपॉन 16, 16 से 16 उड़ा दो, सो व्हाट डू आई गेट दिस वैल्यू एज अच्छा n की वैल्यू निकली ना हमारे पास, तो ये 5 से भी खत्म कर दो, ये आएगा 3, सो वी गेट दिस वैल्यू एज 3n स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस ऑफ n स्क्वायर इंप्लाइज n इज इक्वल टू 2, और बेसिकली ये m की वैल्यू है ना, क्योंकि n इज इक्वल टू m पे कूदता है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। अब बात करते हैं लैम्डा e की वैल्यू की। तो क्या मैं कह सकता हूँ, यहाँ से जब मैं लैम्डा e को निकालूंगा या 1 बाय लैम्डा e को लिखूंगा तो 1 बाय r 1 बाय 2 स्क्वायर माइनस 1 बाय 4 स्क्वायर, एंड दैट गिव्स मी व्हाट r टाइम्स ये हो जाएगा 4 तो बाहर निकालो तो 1 माइनस ऑफ 1 बाय 4 दैट मींस 3 बाय 4, करेक्ट। सो लैम्डा e इज इक्वल टू 16 बाय 3r, देख करेक्ट। इसको जब मैं सॉल्व करता हूं तो आता है 481 नैनोमीटर के कुछ आएगा, which makes option B as the wrong one।
ठीक है। डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पी के बारे में थोड़ा ढंग से बात कर लेते हैं। क्या हमें पता है डेल्टा पी ए अपॉन डेल्टा पीई होना चाहिए h अपॉन लैम्डा ए, h अपॉन लैम्डा e which gives me lambda e upon lambda a। पर ये तो क्वेश्चन में गिवन है लैम्डा a अपॉन लैम्डा e is 1/5, तो उल्टा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। The ratio of kinetic energy of electron in the state n equal to m to the state n equal to 1 is OKB। तो काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात हो रही है और हमें पता है जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू z² by n², और इस केस में सिर्फ n² से ही काम चल जाएगा। सो काइनेटिक एनर्जी इन सेकंड n is equal to 2 और अपॉन काइनेटिक एनर्जी इन n is equal to 1 is equal to 1 by 2 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर दैट गिव्स मी 1/4। और यहाँ पे क्या बोला गया है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर भी यही बोला गया है। Hence the correct answer is option A and option D। I hope आपको ये समझ में आ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर कोई भी दिक्कत नहीं है तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिएगा। अगर आपको लगता है इस लेक्चर से काफी सारे आपके फ्रेंड्स कलीग्स को हेल्प मिल सकती है तो इस लेक्चर को उन तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि इसी तरीके के और वीडियोस आपको पता चल जाए। आए तो बेल आइकन दबा देंगे तो नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, तो बेल आइकन भी जरूर दबाएं। चलिए तो आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।